विद्यार्थियों और दर्शकों, हार्दिक स्वागत है क्लास में। मेरी क्लास के लिए आप सभी ने जितना उत्साह दिखाया है उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। और आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुत सारे, बहुत अच्छे, बहुत स्तरीय प्रश्नों का संग्रह है। तो देखते हैं आज की टेस्ट सीरीज़ में पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आज की क्लास की मैं शुरुआत करूं, आपसे अनुरोध है फटाफट क्लास में आइए और कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। और देखिए, जैसा कि देख पा रहे हैं, किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक कहा गया है। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक कहा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ध्यान से देखिएगा। बेलन घाटी, मध्य सोन घाटी, कैमूर घाटी और होसंगी या होशंगी। तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें सही जवाब है आपका बेलन नदी घाटी या बेलन घाटी। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक किसे कहा गया है, तो इट इज़ बेलन नदी घाटी। ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न पीजीटी में आया है, एज वेल असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में भी पूछा गया है। आप फटाफट ये भी देख लीजिए कि बेलन नदी घाटी को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और ख़ास तौर पर निम्न पुरापाषाण काल के 44 स्थल, 44 साइट्स यहीं से मिलते हैं। और अब दूसरा प्रश्न आप देखिए। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप बहुत ध्यान से देखिए। ये कह रहा है भारतीय स्थलों में गड्ढे खोदने के साक्ष्य। इट मीन्स गर्तावास के साक्ष्य। गर्तावास का मतलब जमीन में गड्ढा बनाकर रहने के लिए बनाए गए घर। गर्तावासों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो इसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 4 विकल्प हैं आपके पास। मैं प्रथम दृष्टया आपको पहले उत्तर बताता हूं, और इसमें सही जवाब है बुर्ज़होम और रंगपुर। अब आप कहेंगे सर, इतनी आसानी से पहली बार कैसे गैस कर लिया हम लोगों ने? आप ध्यान रखिएगा, लोथल और कालीबंगा किसी भी दशा में नहीं हो सकते। नवपाषाण काल में हमारे पास गर्तावास के साक्ष्य, आपको पता होगा नवपाषाण काल में गर्तावास के साक्ष्य हमारे पास बुर्ज़होम है एक स्थल कश्मीर में, और दूसरा स्थल है गुफ़क्राल। इन 2 जगहों से विशेष तौर पर मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, बुर्ज़होम कहीं और है ही नहीं, तो बाकी के सारे उत्तर अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, और इसमें सही जवाब आएगा बुर्ज़होम और रंगपुर। अब यही प्रश्न एक बार और आया है कि हड़प्पा सभ्यता में गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये रंगपुर जो है, ये हड़प्पाई स्थल है। रंगपुर ये हड़प्पाई स्थल है जहाँ से हमारे पास गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। आपको मैं बता दूं, ये आपका होमवर्क है, थोड़ा सर्च करिए आप कि गर्तावास से जुड़े हुए और महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। इसको मैं अगले लेक्चर में आपसे पूछूंगा और तब डिस्कस करूंगा। आइए देख लीजिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। पकी मिट्टी का पैमाना, किस हड़प्पाई स्थल से पकी मिट्टी का पैमाना मिलता है? 4 ऑप्शन है, लोथल है, धौलावीरा है, कालीबंगा है और हड़प्पा है। ये प्रश्न जहाँ तक मुझे याद आ रहा है पीसीएस में भी पूछा गया है, और शायद एक आध बार पीजीटी या टीजीटी की परीक्षाओं में भी आया है कि पकी मिट्टी का पैमाना कहाँ से मिलता है। आप बताइए, फटाफट जवाब दीजिए, फिर मैं जवाब देता हूँ। क्या कह रहे हैं? कालीबंगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर सही जवाब है पकी मिट्टी का पैमाना कहाँ से मिलता है, तो ये जवाब है कालीबंगा से मिलता है। पकी मिट्टी का पैमाना, इट इज़ फ्रॉम कालीबंगा। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपके पास और थोड़े से ऑप्शन हैं, लोथल भी है। लोथल से भी एक पैमाना मिला है। ये मालूम है आपको लोथल से किस चीज़ का पैमाना मिला है?
तो ये ध्यान रखिएगा, लोथल से हमारे पास हाथी दांत का बना पैमाना मिलता है। हाथी दांत का बना पैमाना, हाथी दांत का पैमाना। और हड़प्पा से हमारे पास, ये भी ध्यान रखिएगा, तांबे या कांसे का बना पैमाना मिलता है। प्रश्न यहां से कई बार आए हैं, तांबे और कांसे का पैमाना। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना, सब लोग नोट कर रहे हैं ना, कॉपी पेन लेकर बैठे हैं ना सब लोग। हड़प्पा से तांबे और कांसे का पैमाना है। लोथल से जैसा कि आप देख पा रहे हैं हाथी दांत का पैमाना है। और कालीबंगा से पकी हुई मिट्टी का पैमाना है। ये प्रश्न क्लियर हो रहा है। 3 इसमें उत्तर और आपको मिल रहे हैं, धौलावीरा को आप क्रॉस लगा दीजिए, याद रहेगा। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको डाउट होता है किसी प्रश्नों में तो आप मुझसे निरंतर टच में रहिए, मैं आपको एक्सप्लेनेशंस देता रहूँगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप देखिए, पढ़िए इसको, क्या कह रहा है। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया। 4 ऑप्शन हैं, ओलिगार्की, पिक्टोग्राफिक, क्यूनिफॉर्म और बुस्ट्रोफेडान या फिर बेस्ट्रोफैदन। बेस्ट्रोफैदन। तो मुझे लगता है, जवाब बताइए आप लोग फटाफट, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसमें बेस्ट्रोफैदन या बेस्ट्रोफेडॉन को चुन रहे हैं तो ये जवाब गलत है, और सही जवाब है इसमें पिक्टोग्राफिक। इसको हिंदी में कहते हैं भाव चित्रात्मक। ध्यान रखिएगा, वो ये कह रहा किस लिपि का प्रयोग किया गया, कौन सी लिपि है, तो वो है पिक्टोग्राफिक, यानी कि भाव चित्रात्मक। इसका मतलब ये है कि चित्रों के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करना, इसको कहा गया है पिक्टोग्राफिक। अक्सर करके ये लिखा मिलता है कि हड़प्पाई लिपि बेस्ट्रोफैदन शैली में लिखी गई है संभवतः। बेस्ट्रोफैदन ये लिपि नहीं है, ये आप कह सकते हैं एक शैली है जिसमें पंक्तियां दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ऐसे लिखी जाती हैं। इसको जिग जैग पैटर्न भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा, इसको जिग जैग पैटर्न भी कहा गया है। तो हड़प्पाई लिपि लिखने की जो शैली है उसको कहा गया है बेस्ट्रोफैदन। हड़प्पाई लिपि है कैसी, उसको कहा गया है पिक्टोग्राफिक। अब यहाँ पे दो टर्म और हैं, एक कह रहा है ओलिगार्की और दूसरा कह रहा है क्यूनिफॉर्म। एक कह रहा है ओलिगार्की, दूसरा कह रहा है क्यूनिफॉर्म। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलिगार्की के बारे में आपसे मैं एक बात और डिस्कस कर देता हूं कि हड़प्पा सभ्यता की शासन तंत्र या हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा रहा होगा, उसको अगर हम एक टर्म में परिभाषित करें तो उसको हम कहते हैं ओलिगार्की। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा रहा होगा तो उसको हम कहते हैं ओलिगार्की। यद्यपि कि उसका वास्तविक स्वरूप कैसा है हड़प्पा सभ्यता में शासन व्यवस्था का, ये हमें अभी तक पता नहीं चला है। ठीक है, 3 चीजें पता चल गई आपको, एक ओलिगार्की पता चल गया, एक पिक्टोग्राफिक भी पता चल गया और एक बेस्ट्रोफैदन शैली भी पता चल गया। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, सारे प्रश्नों को नोट करिए। मैच दी फॉलोइंग का प्रश्न है
और मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि कभी भी आप मैच दी फॉलोइंग के प्रश्नों को एरो मत बनाइएगा, तीर बना के आपको नहीं सॉल्व करना है इस प्रश्न को, नहीं तो गलत होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। आप बेहतर है नंबरिंग करिए। वो एक तरफ ग्रंथ दे रहा है और एक तरफ अनुवाद करता दे रहा है, तो आपको पता है श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो सही जवाब है चार्ल्स विल्किंसन। तो यहाँ पर ए के सामने आप क्या डालेंगे? 5 नंबर डालेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया बताइए? विलियम जोन्स, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप 4 नंबर डालेंगे। और ये सी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो ये सामने ही सामने है और ये है माइकल मधुसूदन दत्ता। ये हमेशा पूछा गया है। यहाँ पर आप 3 नंबर डालिए। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद NC हेलहैक ने किया। तो यहाँ पर आप 2 नंबर डालिए। और गीताई विनोबा भावे, गीताई गीता का मराठी अनुवाद है। विनोबा भावे ने गीता का, श्रीमद् भगवद गीता का मराठी अनुवाद गीताई के नाम से किया। अब आप विकल्प देखिए क्या कह रहा है? 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। अब आप दिए गए विकल्पों को थोड़ा आसानी से देखिए और आपको उत्तर पता लगेगा कौन सा विकल्प सही है। विकल्प आपके सामने है, देख लीजिए। और 5 4 3 2 1 का ऑप्शन यहाँ पर डी वाला विकल्प है, डी वाला विकल्प है। इसको ध्यान रखिएगा। आपसे एक अनुरोध है, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी क्लास को अच्छे से अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करूँ। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कहीं पर किसी तरह की कोई तकनीकी कमी आ रही है तो उसकी तरफ आप मुझे ज़रूर मेरा ध्यान आकर्षित करिएगा। फिलहाल आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न को देख लीजिए। सामान्य सा प्रश्न है, लगता है सामान्य सा प्रश्न है, गलती कर सकते हैं। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? जवाब दीजिए, ध्यान से सुनिए। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन हैं? और अगर आप इसमें जल्दबाजी में बाय द वे वीडी सावरकर को अगर आप चुनते हैं तो ये गलत हो जाएगा। और इसमें सही जवाब है, इसमें सही जवाब है सैयद अहमद खान। इसमें सही जवाब है सैयद अहमद खान। भारतीय भाषा में लिखने वाले पहले भारतीय, तो इट इज़ सैयद अहमद खान। और इनकी पुस्तक है अस्वाब ए बगावत ए हिंद। ध्यान रखिएगा, 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाले पहले भारतीय सैयद अहमद खान और उनकी पुस्तक है अस्वाब ए बगावत ए हिंद। ठीक है। और आप ध्यान रखिएगा, विनायक दामोदर सावरकर की जो पुस्तक है वो इंग्लिश में है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और वो पुस्तक उन्होंने बहुत बाद में लिखी है। और यहाँ से एक प्रश्न और आया है कि इसे किस इतिहासकार ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है? तो सावरकर साहब ने 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। ये प्रश्न भी आया है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? तो ये कहते हैं विनायक दामोदर सावरकर। और ये प्रश्न भी आया है, किसने कहा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना तो राष्ट्रीय था, ना तो स्वतंत्रता संग्राम था। तो जो एकदम निषेध कर देते हैं और वो हैं RC मजुमदार सर। और ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये दोनों प्रश्न अक्सर करके पूछे गए हैं
किसने स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो वो हैं आपके पास विनायक दामोदर सावरकर। पहले भारतीय जिन्होंने लिखा है वो हैं सैयद अहमद खान। किन्होंने या किन इतिहासकार ने वो स्वतंत्रता संग्राम का निषेध कर दिया, बोले नहीं ये राष्ट्रीय भी नहीं था, स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं था, तो आपको ध्यान रखना चाहिए वो हैं आरसी मजूमदार सर। अगला प्रश्न देखो, आप लोग ठीक पढ़ रहे हो, बढ़िया से करो, ये सब प्रश्न रिपीट हुए हैं। अगर आपके पास पिछले वर्षों के पेपर देखेंगे आप, तो ये प्रश्न कई कई बार, सर्वाधिक बार रिपीट होने वाले प्रश्नों में हैं, तो इसमें चूकिएगा नहीं। और आपका सटीक और सार्थक प्रयास ही आपको सफलता तक ले जाएगा। सभी छात्र जितने भी क्लास में हैं, सबके पास एक बेहतरीन पोटेंशियल है। बस इस पोटेंशियल को आप परीक्षा भवन में कितने संयम के साथ इस्तेमाल करते हैं, इस पर डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन। ठीक है, एक योजनाबद्ध तरीके से आपको काम करना है। 57 का विद्रोह अगर विफल हुआ तो इसमें एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि विद्रोहियों के पास, क्रांतिकारियों के पास इस योजना को कार्य रूप में परिणत करने की कोई निश्चित योजना नहीं थी। क्लियर? अगला प्रश्न देखें हम लोग। इस प्रश्न को पढ़िए, 1857 से ही जुड़ा हुआ है। 1857 के विद्रोह के लेखन के लिए भारत सरकार के द्वारा नियुक्त सरकारी इतिहासकार कौन थे? बताइए, फटाफट जवाब दीजिए मुझे। विकल्प पढ़िए, आरसी मजूमदार, वीडी सावरकर, ताराचंद्र और सुरेंद्रनाथ सेन। तो अगर आप इसमें कहीं जल्दबाजी में वीडी सावरकर को चुन लेते हैं तो निश्चित तौर पे ये गलत हो जाएगा। जल्दबाजी में अगर आप ताराचंद सर को चुन लेते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें सही जवाब है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल पता है, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, सुरेंद्रनाथ सेन सर। 1857 के विद्रोह के लिए लिखने वाले पहले सरकारी इतिहासकार कौन थे? सुरेंद्रनाथ सेन या फिर एस.एन. सेन। ठीक है, दो प्रश्न हो गए 57 के विद्रोह से। अगला प्रश्न भी देख लीजिए, धैर्य के साथ बैठिए क्लास में सब लोग। इस प्रश्न को देखिए, बड़ा कन्फ्यूज़न है हमेशा इस प्रश्न को लेकर के। सर्वप्रथम विजयनगर के किस शासक ने विजयनगर की सेना में मुसलमानों की भर्ती आरंभ की? कृष्णदेव राय हैं, और देवराय द्वितीय है, देवराय प्रथम है, और फाइनली आप देख पा रहे हैं अच्युत देवराय है। 4 ऑप्शन हैं, जवाब बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप लोग। और किसने आरंभ की? तो आप ध्यान रखिएगा, सही जवाब है देवराय प्रथम। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ये कह रहा है सर्वप्रथम तुर्की धनुर्धरों की भर्ती या तुर्की मुसलमानों की भर्ती किसने आरंभ की विजयनगर की सेना में? तो सही जवाब हमेशा देवराय प्रथम ही होगा, कभी भी देवराय द्वितीय को मत चुनिएगा, हमेशा जवाब है। अब यही प्रश्न दूसरी तरह से आया है कि किसने विजयनगर की सेना में तुर्की धनुर्धरों को सर्वाधिक संख्या में नियुक्त किया? सर्वाधिक संख्या में नियुक्त करने वाला देवराय द्वितीय। सर्वाधिक संख्या में तुर्की धनुर्धरों को अपनी सेना में, विजयनगर की सेना में भर्ती करने वाला देवराय द्वितीय। प्रारंभ करने वाला कौन था? देवराय प्रथम। सर्वप्रथम किसने भर्ती की? देवराय प्रथम। और एक प्रश्न ऐसे भी आया है कि किसने अपने सिंहासन के सामने कुरान की प्रति रखी ताकि सभी उसका सम्मान कर सकें? तुर्की धनुर्धरों को व्यापक पैमाने पर अपनी विजयनगर की सेना में भर्ती किया, तो देवराय द्वितीय है। द्वितीय। सर्वप्रथम की बात आती है, देवराय प्रथम, ध्यान से सुनिएगा, देवराय प्रथम। व्यापक पैमाने पर बात आती है तो देवराय द्वितीय। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है
और मैच दी फॉलोइंग का प्रश्न है। अखबारों से भी एक प्रश्न हमेशा आया है। तो कह रहा है भारत का पहला समाचार पत्र, आपको पता है भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने निकाला। कौन सा? दी बंगला गजट। तो ऑप्शन में दी बंगला गजट ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए के सामने आप 4 नंबर डाल दीजिए। दी बंगला गजट निकालने वाला कौन था? उसका नाम है जेम्स ऑगस्टस। आप ध्यान रखिएगा, ऑगस्टस हिक्की। और जहाँ तक मैं सन याद कर पा रहा हूँ वो 1780 है। आप इसे एक बार कंफर्म भी कर लीजिएगा। उर्दू का पहला समाचार पत्र है जामे जहानुमा, तो ये 3 नंबर है। फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र है मिरातुल अखबार, आपको पता है किसने निकाला? राजा राम मोहन रॉय ने। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में 2 नंबर पे है। और हिंदी का प्रथम समाचार पत्र तो उदंड मार्तंड है, यहाँ पर 1 नंबर डालिए। उदंड मार्तंड किसने शुरू किया? ये सब प्रश्न आए हैं किसने शुरू किया, तो इट इज बाबू जुगल किशोर का नाम है। उदंड मार्तंड को किसने शुरू किया? बाबू जुगल किशोर। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? 4, 3, 2, 1। और अब आप इसमें विकल्प देख लीजिए तो पता चल जाएगा कि कौन सा विकल्प आपके सामने सही आ रहा है। तो इसमें 4, 3, 2, 1 पहले ही विकल्प में आपको दिख रहा है, तो ये 4, 3, 2, 1 पहला विकल्प सही है। हमेशा नंबरिंग करके करेंगे तो गलती होने की संभावना कम से कम रहेगी। आप अगला प्रश्न भी देख लीजिए। तो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न भी आपके सामने है, और अगर आप लोग लगातार क्लास में आते रहेंगे, मेरा उत्साह वर्धन करते रहेंगे, तो मैं लगातार आपके लिए ऐसे सेशन लेकर आता रहूँगा। आज का प्रश्न पढ़िए, और ये कह रहा है कि किस सुल्तान ने कहा कि मैं शरा की चिंता किए बगैर शासन करता हूँ। शरा का मतलब शरीयत, यानी कुरान में लिखी गई बातें। मुझे शरा की चिंता नहीं है बल्कि लोक कल्याण की फिक्र है। ये कौन कहता है? गयासुद्दीन बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, या फिर फिरोज शाह तुगलक है? आपको पता है जवाब, और सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। एग्जैक्टली इसका संवाद है उस समय के सबसे बड़े धर्मगुरु मौलाना मुगीसुद्दीन से। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे प्रश्न यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं अभी। मौलाना मुगीसुद्दीन कुरान का बेहतरीन जानकार है, और इसने बुलाया इसको और इससे कहा कि मौलाना ये बताओ कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं ना? तो मौलाना ने कहा, मुगीसुद्दीन ने कहा कि सुल्तान मैं सच बोलूंगा तो आप मेरी गर्दन कलम कर दोगे। तो अलाउद्दीन ने कहा चलो तुम्हारी गर्दन माफ की, बोलो सच बोलो। तो उसने कहा सुल्तान तुमने जो कुछ भी किया है कुरान के अनुसार कुफ्र है, हराम है। तो अलाउद्दीन क्या कहता है? अलाउद्दीन कहता है मौलाना मैं नहीं जानता कुरान में क्या लिखा है, मैं वही करता हूँ जो मेरी दृष्टि में जनता की भलाई के लिए, प्रजा के लोक कल्याण के लिए उपयुक्त है। मैं नहीं जानता क़यामत के दिन अल्लाह ताला मेरे साथ क्या सलूक करेगा। क़यामत के दिन मतलब फैसले के दिन अल्लाह ताला मेरे साथ क्या सलूक करेगा। मैं करता वही हूँ जो मुझे लगता है कि प्रजा के लिए ठीक है। तो ये भी प्रश्न ऐसे आया है कि अलाउद्दीन का किस मौलाना के साथ संवाद हुआ है? तो मौलाना मुगीसुद्दीन। और किसने धर्म और राजनीति को पृथक कर दिया, या फिर ऐसा कह सकते हैं धर्म पर राजनीति का नियंत्रण स्थापित कर दिया? तो इट इज अलाउद्दीन खिलजी। धर्म पर राजनीति का नियंत्रण स्थापित कर दिया, इट इज अलाउद्दीन खिलजी। और ये बेहतरीन प्रश्न आपने देख लिया, इसको गलत मत करिएगा। फिलहाल आप मुझे आज की क्लास को समाप्त करने की इजाज़त दे सकते हैं, और नियमित रूप से आप क्लास में उपस्थित हों। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद, नमस्कार।